वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन डीएस नर्सिंग क्लासेज। आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि डे 3 का जो क्वेश्चन था उसका एक्सप्लेनेशन होने वाला है। और टॉपिक का नाम होने वाला है अपने RH इनकम्पैटिबिलिटी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पूरे टॉपिक को अच्छे से देखना है। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप स्टार्ट में समझ के कि RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है यहाँ तक छोड़ दे। जो इसका प्रिवेंशन है वो इम्पोर्टेंट है और प्रिवेंशन से ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आखिर तक देखें, पूरा आराम से आपको समझ में आएगा। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने वाले हैं। और जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं और इसके साथ तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स भी हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी का टॉपिक। टॉपिक का नाम है RH इनकम्पैटिबिलिटी और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिसको अपन इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस भी बोलते हैं। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस क्यों बोलते हैं ये भी अपन आगे जाकर देखेंगे, क्योंकि RH इनकम्पैटिबिलिटी को इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस क्यों बोलते हैं और RH इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है। RH फैक्टर आपको पता होगा और इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है असंगति। मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, जो RH फैक्टर है वो मिसमैच होता है और RH फैक्टर में संगति नहीं बैठने के कारण, मैचिंग नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब स्टार्ट करते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी स्टार्ट करने से पहले आपको समझना होगा RH फैक्टर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और जो मेन प्रॉब्लम है वो RH फैक्टर ही है बीमारी का, क्योंकि RH फैक्टर की वजह से ही ये पूरी बीमारी उत्पन्न हो रही है। तो RH फैक्टर आपको समझना होगा। बात करते हैं RH फैक्टर की। डिस्कवर किसने किया, तो वीनर एंड कार्ल लैंडस्टेनर ने ये डिस्कवर किया था। कब किया था ये भी आपको पता होना चाहिए, कई एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है। तो 1940 में कब किया था, 1940 के अंदर ये डिस्कवर किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो RH फैक्टर डिस्कवर किसने किया, वीनर एंड कार्ल लैंडस्टेनर ने, जिन्होंने ब्लड ग्रुप भी डिस्कवर किया था। बात करते हैं RH फैक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है RH पॉजिटिव, एक होता है RH नेगेटिव। अब ये आपको पता होना चाहिए कि RH पॉजिटिव क्यों बोला जाता है और RH नेगेटिव क्यों बोला जाता है। जो RH पॉजिटिव ब्लड है उसके पास डी एंटीजन प्रेजेंट होता है उसकी RBC की सरफेस पे, और किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी उसकी प्लाज्मा में नहीं होती है। जिसके पास डी एंटीजन है वो RH पॉजिटिव कहलाएगा, और इसका उल्टा जिसके पास ना तो डी एंटीजन है और ना ही किसी प्रकार की एंटीबॉडी है उसके प्लाज्मा में, वो RH नेगेटिव कहलाएगा। तो आज के बाद में आपको पता होना चाहिए, जिस भी ब्लड ग्रुप में RH पॉजिटिव लगा है मतलब उसके पास उसकी RBC के सरफेस पे डी एंटीजन प्रेजेंट है, और जो RH नेगेटिव है वहाँ डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए। और इसका जो RH फैक्टर का है उसका रोल होता है डोनेटिंग में भी। तो आपको एक बताऊं मैं आपको कि RH जो पॉजिटिव पर्सन है कभी भी RH नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि जब RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को ब्लड देगा तो आपको पता है RH पॉजिटिव के पास डी एंटीजन है, और डी एंटीजन जब RH नेगेटिव में जाएगा तो वहाँ डी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव को कभी ब्लड नहीं देता है। आई होप RH फैक्टर आपको समझ में आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो इजीली समझना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने तैयार किया है आपके लिए, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको ये समझना है। सबसे पहले बात करें होता क्या है जब भी इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। जो लेडी है वो प्रेग्नेंट होती है और कभी भी इसके डेंजर साइन फर्स्ट प्रेगनेंसी में देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो मदर है वो सेंसिटाइज ही डिलीवरी के बाद में होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। तो समझते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो RH इनकम्पैटिबिलिटी अकर व्हेन कब होती है, सबसे बड़ी बात ये, तो ये आपको ध्यान रखना है जब RH नेगेटिव मदर RH नेगेटिव मदर RH पॉजिटिव बेबी को कंसीव करती है। जब एक RH नेगेटिव मदर के फीटस में यूट्रस में RH पॉजिटिव बेबी सर्वाइव कर रहा हो, कंसीव किया हो,
उस कंडीशन में RH इनकम्पैटिबिलिटी का चांसेस बढ़ जाते हैं। अब होता क्या है, जब RH नेगेटिव मदर के RH पॉजिटिव कंसीव किया तो इससे क्या होगा, तो यहाँ होने वाला है जो फर्स्ट डिलीवरी होगी, मतलब जो फर्स्ट डिलीवरी होगी उस प्रेग्नेंट वुमेन की, तो उसमें कोई भी किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, इसकी वजह है क्योंकि जो RH पॉजिटिव ब्लड है बेबी का वो मिक्स होता है RH नेगेटिव मदर में ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी। जब डिलीवरी होती है फर्स्ट बेबी की तो RH पॉजिटिव ब्लड होता है, मिक्स हो जाता है किसके साथ, RH नेगेटिव ब्लड के साथ ड्यूरिंग डिलीवरी। और ये इससे क्या होता है, जब ये मिक्स होगा, जब RH पॉजिटिव ब्लड RH नेगेटिव में जाएगा तो वहाँ D एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी मदर का ब्लड, मदर की बॉडी। तो जब एंटीबॉडी बनने के पहले ही, सेंसिटाइज होने के पहले ही डिलीवरी हो जाती है फर्स्ट बेबी की, इसीलिए फर्स्ट बेबी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो कई बार क्वेश्चन आता है तो आपको पता रखना चाहिए कि बिफोर सेंसिटाइजेशन किससे सेंसिटाइज, डी एंटीजन से सेंसिटाइज होने से पहले ही फर्स्ट बेबी की डिलीवरी हो जाती है। इसी वजह से फर्स्ट बेबी में किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं। तो यहाँ तक समझ में आएगा, यहाँ तक नॉर्मल बात है। फिर से आपको बताऊँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, RH नेगेटिव मदर जब RH पॉजिटिव बेबी को कंसीव करती है तो RH इनकम्पैटिबिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। और होता क्या है, जब फर्स्ट डिलीवरी होती है उस टाइम RH पॉजिटिव बेबी का ब्लड RH नेगेटिव ब्लड में, मदर के RH नेगेटिव ब्लड में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से RH नेगेटिव ब्लड में मदर की बॉडी D एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब जब भी नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी वहाँ आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले से ही मदर की बॉडी में D एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार है। अब बात करें, अगर मदर अगेन RH नेगेटिव मदर RH पॉजिटिव बेबी को कंसीव करती है तो इस कंडीशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। जो एंटीबॉडी बनी थी फर्स्ट डिलीवरी के, जो फर्स्ट डिलीवरी हुई थी उसके बाद में जो ब्लड की मिक्सिंग हुई थी और RH पॉजिटिव या D एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी थी, वो एंटीजन अब क्या करेगी, वो एंटीबॉडीज अब प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी और फीटस तक पहुंच जाएगी। एंटीबॉडीज अगेंस्ट D एंटीजन इन मदर्स ब्लड क्रॉसेस द प्लेसेंटा एंड रीचेस टू फीटस। जो D एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी थी वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के पास जाएगी, और फीटस के पास जाने के बाद में क्या होगा ये आपको अब समझना है। जब ये फीटस के पास जाएगी और फीटस के पास जाने के बाद वहाँ रैपिड डिस्ट्रक्शन करेगी फीटस RBC का, किसका, फीटल RBC का, कॉज रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटस RBC। अब ये क्यों कर रही है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो फीटस का ब्लड है वो RH पॉजिटिव है, मतलब वहाँ D एंटीजन है, और एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनी थी, D एंटीजन के खिलाफ। तो D एंटीजन के ऊपर उसके खिलाफ की एंटीबॉडी आएगी और वो अटैक करने की वजह से वहाँ फीटस की RBC डिस्ट्रक्ट होगी। अब लगातार जो फीटस की RBC डिस्ट्रक्ट होगी तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के रूप में यहाँ जो RBC का रैपिड प्रोडक्शन होगा, और रैपिड प्रोडक्शन RBC का होने की वजह से रैपिड प्रोडक्शन ऑफ RBC, क्योंकि RBC डिस्ट्रक्ट हो रही है तो रैपिड प्रोडक्शन होगा, और रैपिड प्रोडक्शन की वजह से इमेच्योर RBC ब्लड में देखने को मिलेगी। कौन सी, इमेच्योर RBC देखने को मिलेगी। और ये इमेच्योर RBC कौन सी होती है, न्यूक्लिएटेड इमेच्योर स्टेट की। कौन सी, न्यूक्लिएटेड इमेच्योर RBC देखने को मिलेगी, इमेच्योर और RBC। इन न्यूक्लिएटेड इमेच्योर RBC को अपन बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, इरेथ्रोब्लास्ट। और ये इरेथ्रोब्लास्ट रैपिडली इंक्रीज होगा, लगातार बॉडी में, फीटस की बॉडी में ये RBC बनेगी इमेच्योर न्यूक्लिएटेड, जिन्हें पर बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्ट। और ये इरेथ्रोब्लास्ट
रैपिडली इंक्रीज होगी, और इंक्रीज किस में होगी? फीटस में। इसीलिए इस डिजीज को भी बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। यहाँ तक समझ में आया होगा क्यों बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, क्योंकि जब एंटीबॉडी जो बनी थी डी एंटीजन के खिलाफ, वो सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम में प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के पास जाएगी, और फीटस के पास जाने से वहाँ जो ब्लड में आरबीसी है आरएच पॉजिटिव वाली, जहाँ डी एंटीजन प्रेजेंट है, उन पे अटैक करेगी, और अटैक करने से रैपिड डिस्ट्रक्शन होगा फीटल आरबीसी का। फीटल आरबीसी का रैपिड डिस्ट्रक्शन होने की वजह से कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के रूप में रैपिड प्रोडक्शन होगा बोन मेरो से न्यूक्लिएटेड इमेच्योर आरबीसी का, क्योंकि प्रॉपर बन नहीं पा रही है, उससे पहले ही वो ब्लड फ्लो में आ जाती है। और ब्लड फ्लो में इमेच्योर आरबीसी जो आती है उन्हें अपन बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्ट। लगातार ऐसी कंडीशन चलने की वजह से इरिथ्रोब्लास्ट के नंबर इंक्रीज होते हैं फीटल ब्लड में, और इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ इरिथ्रोब्लास्ट, और ये किस में हो रहा है? फीटस में, इसीलिए बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको और छोटे रूप में इसको बता दूं, RH नेगेटिव मदर अगर ये कंसीव करती है RH पॉजिटिव बेबी को, तो फर्स्ट डिलीवरी सेफ होगी, फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ, फर्स्ट डिलीवरी सेफ होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंसिटाइजेशन नहीं होता है, और इस डिलीवरी के टाइम में कुछ ब्लड मिक्स हो जाता है मदर के ब्लड से, तो यहाँ मिक्सिंग ऑफ फीटल ब्लड विथ मदर ब्लड, तो यहाँ बोल सकते हो RH नेगेटिव ब्लड RH पॉजिटिव के साथ मिक्स हो जाएगा। जब ये RH नेगेटिव के साथ मिक्स होगा तो यहाँ क्या होगा? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। एंटीबॉडीज किसके खिलाफ? डी एंटीजन के खिलाफ। किस में बनेगी? मदर में बनेगी। डी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी किसमें? मदर में। और जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, ड्यूरिंग नेक्स्ट प्रेगनेंसी, जब वापस वही मदर अगर RH नेगेटिव मदर RH पॉजिटिव बेबी को कंसीव करती है, तो वहाँ क्या होगा? ये एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडीज क्रॉस प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी, और फीटस के पास जाकर क्या करेगी? रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। और ये रैपिड डिस्ट्रक्शन आरबीसी का होने की वजह से यहाँ इमेच्योर आरबीसी का प्रोडक्शन होगा। किसका? इमेच्योर आरबीसी प्रोडक्शन, इमेच्योर आरबीसी प्रोडक्शन। और इन आरबीसी को अपन क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्ट। और ये इरिथ्रोब्लास्ट रैपिडली इंक्रीज होने की कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस। किस में हो रहा है? फीटस में, इसीलिए बोलते हैं फीटेलिस। तो आई होप ये कंडीशन अब आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल शॉर्ट मैंने समझाया है, पूरा आपको बता दिया है किस प्रकार फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, वहाँ क्या होगा, और उसके बाद में कैसे ये सेकेंड डिलीवरी के टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की। तो कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं इरिथ्रोब्लास्ट फीटेलिस की, तो वहाँ आपको देखने को मिलता है एक तो हीमोलाइटिक एनीमिया। ये तो आपको दिख ही रहा है, क्योंकि लगातार आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो रही है, और आरबीसी डिस्ट्रक्ट होगी तो एनीमिया की कंडीशन होगी। और कौन सा एनीमिया? हीमोलाइटिक, क्योंकि यहाँ हीमोलाइसिस हो रहा है। और यहाँ हीमोलाइसिस होगा तो लगातार बिलिरुबिन भी बढ़ेगा, और बिलिरुबिन बढ़ने की वजह से यहाँ हीमोलाइटिक जॉन्डिस भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हीमोलाइटिक जॉन्डिस। इसके अलावा कर्निंग टेरस, लगातार बिलिरुबिन इंक्रीज होगा तो कर्निंग टेरस भी देखने को मिलेगा। कर्निंग टेरस के अलावा बात करें तो यहाँ रीनल शट डाउन भी देखने को मिल सकता है, या रीनल फेलियर भी देखने को मिल सकता है।
और एक कॉम्प्लिकेशन होता है हाइड्रोप्स फिटेलिस। क्या देखने को मिल सकता है? हाइड्रोप्स फिटेलिस। ये कॉम्प्लिकेशन भी आपको ध्यान रखते हैं कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अब अपन बात करें जो इम्पोर्टेंट है इसका मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में एक लाइन आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। इसके अलावा तो आप ध्यान रख सकते हो जो भी इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का जो चाइल्ड बोर्न होगा उसके साथ उसको आपको आईसीयू में ले जाना है, वेंटिलेटर पर रखना है। इसके अलावा विटामिन के देना है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, फोटोथेरेपी देनी है क्योंकि यहाँ जॉन्डिस की कंडीशन होगी तो आपको फोटोथेरेपी भी देनी है। इसके अलावा बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। अब क्वेश्चन बनता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही, जो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है यहाँ पे उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या है? इन इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस चाइल्ड इन इनिशियल 24 आवर्स ट्रांसफ्यूज RH नेगेटिव ब्लड टू RH पॉजिटिव बेबी। पहले 24 घंटे में आपको जो RH पॉजिटिव जो बच्चा है, जो बेबी RH पॉजिटिव है, उसको आपको RH नेगेटिव ब्लड ही देना है। अब ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है, आपको एक चीज़ पता है कि जो ब्लड है बेबी का उसमें क्या है? डी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी है। और ये भी पता है कि अगर अपन RH पॉजिटिव ब्लड देंगे तो आपको पता है RH पॉजिटिव में कौन सा एंटीजन होता है? डी एंटीजन। तो वापस क्या है? वहाँ हीमोलाइसिस होगा, ब्लड को डिस्ट्रक्ट करेगी वापस। जो ब्लड नया देंगे वो भी डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहने वाला है। इसीलिए आपको क्या करना है? पहले 24 घंटे में RH पॉजिटिव बच्चे को RH नेगेटिव ब्लड देना है, जिससे क्या है ना तो RBC डिस्ट्रक्ट होगी और बच्चे के जो ब्लड वॉल्यूम भी है वो भी मेंटेन रहेगा। और जैसे ही 24 आवर के बाद में वो जो RBC जो एंटीबॉडीज थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसके बाद में आप नॉर्मली RH पॉजिटिव ब्लड दे सकते हो। जो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो एंटीबॉडी बनी थी, एंटीबॉडी आई थी, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है लगभग 24 घंटे के अंदर। तो उसके बाद में आप नॉर्मली ब्लड दे सकते हो बच्चे को वापस RH पॉजिटिव। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि इनिशियल 24 आवर में आपको क्या देना है? RH नेगेटिव ब्लड देना है RH पॉजिटिव बेबी को। क्यों देना है? क्योंकि पहले से एंटीबॉडी है अगेंस्ट डी एंटीजन। तो अगर आप वापस डी एंटीजन दोगे, मतलब RH पॉजिटिव ब्लड दोगे, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उस ब्लड का कोई मतलब नहीं रहने वाला है। इसीलिए पहले आपको जो एंटीबॉडी है उसको डिस्ट्रॉय होने देना है और उसके बाद में ही आपको RH पॉजिटिव ब्लड देना है। अब जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो टॉपिक अपन देखते हैं। टॉपिक है प्रिवेंशन। यहाँ से क्वेश्चन श्योर देखने को मिलता है एग्जाम्स में। अब जो प्रिवेंशन होता है वो होता है रोगाम से। किससे? रोगाम। रोगाम क्या होता है? तो रोगाम के पहले देख लेते हैं रोगाम होता क्या है। रोगाम जो होता है, रोगाम एक एंटी डी गामा ग्लोबुलिन है, मतलब एक एंटीबॉडी है। क्या है? एंटीबॉडी। क्या है? एंटीबॉडी। और इसको अपन क्या बोलते हैं? एंटी डी गामा ग्लोबुलिन। एंटी डी गामा ग्लोबुलिन क्या बोलते हैं? एंटी डी गामा ग्लोबुलिन बोलते हैं। एंटी डी गामा ग्लोबुलिन बोलते हैं रोगाम को। ये एक एंटीबॉडी है जो कि सेंसिटाइजेशन को रोकती है, सेंसिटाइज नहीं होने देती है मदर को अगेंस्ट डी एंटीजन। ये प्रिवेंट ही करती है, न कि अगर एक बार एंटीबॉडी बन चुकी है उसके बाद में इसको देने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इसको एंटीबॉडी बनने से ही पहले ही दिया जाता है ये। अब देखते हैं रोगाम। रोगाम हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड टू द मदर एट एवरी टाइम व्हेन शी डिलीवर्ड RH पॉजिटिव बेबी। जब RH नेगेटिव मदर RH पॉजिटिव बेबी को डिलीवरी होगी तो उस टाइम आपको रोगाम देना है। हर बार जितनी बार ये कंडीशन होगी उतनी ही बार आपको रोगाम देना है। सबसे पहली बात समझ में आई? क्या देते हैं? रोगाम। रोगाम क्या है? एंटीबॉडी, और इसको क्या बोलते हैं? एंटी डी गामा ग्लोबुलिन। कब देना है? एक तो आपको देना है हर डिलीवरी के बाद में, जब RH नेगेटिव मदर RH पॉजिटिव बेबी को डिलीवर करे उस टाइम। अब बात करें कितने टाइम के अंदर इसको एडमिनिस्टर करना है, तो इसको एडमिनिस्टर करना है विथिन 72 आवर्स। विथिन 72 आवर्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और
28 वीक पे भी अपन इसको दे सकते हैं। जब प्रेग्नेंट होने के बाद में आपको पता चले ऐसी कंडीशन हो रही है तो आप 28 वीक पे भी इसको दे सकते हो, ताकि ब्लड का मिक्सिंग हो तो भी एंटीबॉडी ना बने और सेकेंड डिलीवरी सेफ रहे। इसकी डोज की बात करें अपन तो इसकी डोज होती है वो होती है 200 से 300 माइक्रोग्राम। कितनी होती है? 200 से 300 माइक्रोग्राम। और इसका रूट होता है IM। आपको डोज भी ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन में दिया हो दोनों ही 200 और 300 तो आपको 300 को प्रीफरेंस देना है। 200 और 300 दोनों ऑप्शन में हो तो वहाँ आपको 300 को प्रेफरेंस देना है। ये आपको ध्यान रखना है। किसको प्रेफरेंस देना है? 300 माइक्रोग्राम को। अब बात करते हैं जब अबॉर्शन होता है तो अबॉर्शन के टाइम भी रोगाम देना जरूरी है। और ये रोगाम उस टाइम दिया जाता है 50 से 100 माइक्रोग्राम। कितना? 50 से 100 माइक्रोग्राम। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंडीशन में भी देते हैं। एमिनोसेंटेसिस के बाद में भी देना होता है और ट्रॉमा के बाद में भी ये रोगाम दिया जाता है। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें, एक शॉर्ट ट्रिक है। नेगेटिव मदर है, अगर पॉजिटिव बेबी उसमें कंसीव हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फर्स्ट बेबी वार्निंग है, मतलब आपको तैयारी कर लेनी है, प्रिवेंशन कर लेना है, क्योंकि सेकेंड बेबी डेंजरस होगा। तो ये एक ट्रिक है जिसे आप ध्यान रख सकते हो। नेगेटिव मदर है और उसमें पॉजिटिव बेबी पल रहा है तो मतलब प्रॉब्लम होने वाली है। और फर्स्ट बेबी हुआ है तो उसके बाद में आपको प्रिवेंशन कर लेना है, क्योंकि ये भी पता है कि जो सेकंड बेबी होगा वो डेंजरस कंडीशन में होगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। एंटी-डी इंजेक्शन इज गिवन विद इन, कितने टाइम के अंदर आपको एंटी-डी इंजेक्शन देना है? तो ऑप्शन सी इज राइट, विद इन 72 आवर और एट 28 वीक्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉसेस प्लेसेंटा इन RH इनकम्पैक्टिबिलिटी। जो क्रॉस कर रही थी एंटीबॉडी वो कौन सी एंटीबॉडी होती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है इन RH इनकम्पैक्टिबिलिटी में? तो वो होती है IgG। कौन सी होती है? IgG। ये भी क्वेश्चन कहीं बार एग्जाम में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो RH इनकम्पैक्टिबिलिटी में एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस करता है, एंटीबॉडी जो क्रॉस करती है प्लेसेंटा को वो IgG होती है। यही इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटोलिस कोज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट डिटेक्ट एंटीबॉडीज इन मैटरनल सीरम। मैटरनल सीरम में एंटीबॉडीज कौन चेक करता है? ये चेक करता है इनडायरेक्ट कॉम्स टेस्ट। कॉम्स टेस्ट किया जाता है जिसमें पहले से ही मदर का सीरम में चेक कर लिया जाता है कि वहाँ डी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी है या नहीं। और आपको ये बताना है कि फीटस में डायरेक्ट किया जाता है या फिर इनडायरेक्ट कॉम्स टेस्ट। ये भी आपको आंसर करना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये भी कमेंट करना है कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू।